हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे जब बॉयज और गर्ल्स बड़े होते हैं तो उनमें किस प्रकार के अंतर होते हैं, और उसी प्रकार से हमारी सोसाइटी के अंदर महिला और पुरुष के अंदर किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है या उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शानदार शुरुआत। चाहे बच्चा एक लड़का हो या एक लड़की, उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा समाज हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार का व्यवहार एक लड़के को करना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार एक लड़की को करना चाहिए, और एक लड़का क्या नहीं कर सकता और एक लड़की ये काम नहीं कर सकती। इन सब बातों के बारे में अगर हम बात करें तो हर जगह ये सारी बातें लगभग एक जैसी ही मिलेगी। क्या सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सारे बॉयज और गर्ल्स को एक नजर से देखते हैं? इस चैप्टर में इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारी सोसाइटी में बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग कौन से रोल दिए जाते हैं और फ्यूचर में उनसे किस तरह की उम्मीद हम लोग करते हैं। हम ये भी यहाँ पढ़ेंगे कि सोसाइटी में किस प्रकार से मैन और वुमेन जो है उनको अलग अलग वैल्यू दी जाती है, और हम यहाँ ये भी जानने वाले हैं किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है उसे कम वैल्यू दी जाती है, और पुरुष के द्वारा जो काम किया जाता है उसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इस चैप्टर में इन्हीं सारी असमानताओं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। अब हम लोग यहाँ पे समोआ नाम का जो आइलैंड है उसके बारे में जानेंगे कि 1920 में वहां पे एक लड़के और लड़की की ग्रो होने में कितना अंतर रहा। समोआ आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन का जो सदर्न पार्ट है, वहां पे जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 1920s में अगर एक रिसर्च रिपोर्ट जो कि समूह सोसाइटी ने जारी की थी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं, वो घर पर रहकर ही बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। वो ये सीखते हैं कि किस प्रकार से छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, घर का काम किया जाता है, और ये सारे काम वो अपने बड़ों से सीखते हैं। वहां पे फिशिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एक आइलैंड है तो वो भी काम ये सीखते हैं। युवा लोग जो है वो फिशिंग करने के लिए बहुत दूर तक चले जाते हैं। युवा लोग जो है वो फिशिंग करना बहुत ज्यादा जल्दी सीखते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में वो अपने बचपन से ही बहुत सारी अन्य चीजों को भी सीखते हैं। जैसे ही छोटे बच्चे चलने लगते हैं उनके मदर और जो अन्य एडल्ट लोग होते हैं वो उनकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। अब उनकी जिम्मेदारी बड़े बच्चों को सौंप दी जाती है जो 5 साल या उससे बड़े होते हैं। लड़का और लड़की दोनों अपने बड़े भाई बहनों के द्वारा पूरी तरह से देखभाल किए जाते हैं, और जब तक लड़का 9 साल का हो जाता है वो बड़े लड़कों के समूह को ज्वाइन कर लेता है, जो घर से बाहर के जो काम है जैसे कि फिशिंग करना और कोकोनट प्लांटिंग करना उनको सीखता है। गर्ल्स जो है वो अपने घर का छोटा मोटा काम करती है, और जब तक वो टीनेजर नहीं होती है तब तक वो अपने घर के काम को ही देखती है। परंतु जैसे ही वो टीन एज में पहुंचती है तो उसे आजादी मिल जाती है, और उसके बाद में गर्ल्स भी फिशिंग ट्रिप पे जाती है, प्लांटेशन में काम करने के लिए जाती है और बास्केट्स बनाना सीखती है। जब भी इनके घरों में कुकिंग की जाती है तो बॉयज भी बहुत सारे काम करते हैं और लड़कियां भी बहुत सारा काम करती है। इसका मतलब यहाँ हम लोग ये समझ सकते हैं लड़कियां और लड़के सारे काम को एक समानता से करते हैं, और यहाँ उनमें किसी प्रकार का कोई विशेष भेदभाव हमें देखने को नहीं मिला। अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश में 1960 में
एक लड़का और लड़की के रूप में ग्रो करना कितना अलग है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है, वहां की इंसिडेंट लिया गया है 1960s का। 6 क्लास के बाद में गर्ल्स और बॉयज जो है वो अलग अलग स्कूल में जाते हैं, और गर्ल्स का स्कूल जो है बॉयज स्कूल से काफी दूर और काफी अलग होता है। उनकी स्कूल के बीचों बीच एक कोर्टयार्ड होता है, जहां वो सुरक्षित रूप से बाहरी दुनिया से दूर आसानी से खेल सकती है। लेकिन लड़कों की स्कूल में इस तरह का कोई कोर्टयार्ड नहीं होता। उनके ओपन प्लेग्राउंड होते हैं, जहां भी उन्हें जगह मिलती है वो खेलने लगते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही शाम का समय होता है, स्कूल खत्म होती है, बॉयज जो है वो भीड़ भाड़ में अपने स्कूलों से बाहर निकलते हैं और छोटी छोटी गलियों में इकट्ठे हो जाते हैं। जब वहां से लड़कियां गुजरती हैं तो वो जानबूझ के उन्हें देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन लड़कों को कुछ काम नहीं है, वो यूं ही घूमते रहते हैं, यूं ही खेलते रहते हैं, अपनी साइकिल्स के साथ में दुनिया भर की ट्रिक्स वो दिखाते रहते हैं। और लड़कियां जो है, लड़कियों के लिए स्ट्रीट्स है, यहाँ से घर जाने का एक रास्ता है। लड़कियां हमेशा समूह में जाती हैं ताकि उन्हें लड़कों के द्वारा छेड़ने या परेशान करने की किसी प्रकार की कोई घटना का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पे हमने देखा कि लड़कियां और लड़कों की जो स्कूल्स है वो अलग है, उनका रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग है, और यहाँ लड़कियों और लड़कों में बहुत ही दूरियां बनाए रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। और यहाँ लड़कियों का जीवन जो है वो बिल्कुल अलग हमें देखने को मिल रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद में हम लोग ये समझ सकते हैं किस प्रकार से गर्ल्स और बॉयज अलग अलग तरीके से ग्रो हो रहे हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि केवल एक ही तरीका होता है जिसमें बच्चे ग्रो करते हैं, क्योंकि हम हमेशा हमारे परिवार के अनुभव से सब कुछ समझ सकते हैं। अगर हम हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे तो वो भी ये हमें बता देंगे कि किस प्रकार से उन्हें भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था, और उनके समय में भी लड़कों और लड़कियों में हमेशा अंतर रहा था। ये जो है ये एक बहुत छोटी एज से शुरू होता है। जैसे हम लोग बात करें कि लड़कों को खेलने के लिए अलग टॉयज दिए जाते हैं और लड़कियों को खेलने के लिए अलग टॉयज दिए जाते हैं। जहां पे लड़कों को कार या अन्य खिलौने दिए जाते हैं, वही लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी जो है वो लड़के और लड़कियों से अलग अलग प्रकार की उम्मीद रखते हैं, और उनको शुरू से ही अलग प्रकार से पालन पोषण करते हैं। गर्ल्स किस प्रकार से ड्रेस हो, लड़के कौन सा गेम खेले, गर्ल्स को किस प्रकार से सॉफ्टली बात करना है, और लड़कों को किस प्रकार से मजबूत होना है, ये हमारे समाज में सारे बच्चों को विशेष रूप से सिखाया जाता है। और इसी कारण से लड़के और लड़कियों में भेदभाव हो जाता है। और ये भी देखा जाता है कि अपने भविष्य में लड़के और लड़कियां किस प्रकार का करियर चुनेंगी। यहाँ पे लड़कियां जो हैं उनके लिए लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और लड़कों के पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। ये हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। अधिकतम अगर सोसाइटीज की हम लोग बात करें तो वहां पे मैन और वुमेन दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन उनको समानता से नहीं देखा जाता है। मैन और वुमेन का जो स्टेटस है उसे बिल्कुल समान नहीं माना जाता है। अब ये आने वाले चैप्टर के भाग में हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं। माई मदर डज नॉट वर्क। यहाँ पे एक लड़की अपनी मदर के बारे में कह रही है कि मेरी मदर वर्क नहीं करती। माँ, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सकर्जन, रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स, कांट यू टेक ए हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर। यहाँ पे एक लड़की जो है वो अपनी मदर से कह रही है कि हमारी स्कूल जो है वो एक ट्रिप पे जा रही है, तो रोजी मैम को एक वॉलंटियर चाहिए जो उनके साथ में आ सके और उनकी सहायता कर सके। क्या आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेके हमारे साथ आ सकते हैं? गर्ल फिर से कह रही है, हरमीत्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शन बिकॉज शी डजंट वर्क। हरमीत की मदर जो है वो हमेशा आती है क्योंकि वो काम नहीं करती है।
Sonali, how can you say that you know that Jaspreet auntie is up at 5 a.m. every day doing all the housework? तो यहाँ पे उस लड़की की मदर ये कह रही है कि सोनाली बेटा आप ऐसा कैसे कह सकते हो। जसप्रीत आंटी जो है वो सुबह रोज 5 बजे उठती है और घर के बहुत सारे काम करती है। अब यहाँ पे लड़की ये कह रही है कि ये तो वास्तविक काम नहीं है, ये तो बिल्कुल घर का काम है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है ये घर का काम है तो चलो उनके घर पे चल के उनसे बात करके पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। एट द सिंह हाउस, सिंह लोग हैं उनके घर पे वो गए। वहां पे उस लड़की की मदर जो है वो कह रही है कि हरशरण और सोनाली ये सोचते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो एक वर्किंग पर्सन नहीं है। तभी उनका लड़का जो है वो कहता है ये तो करेक्ट है आंटी कि मेरी मदर तो एक हाउस वाइफ है, वो तो कोई काम नहीं करती। तो फिर सोनाली की मदर ने कहा तो जसप्रीत क्यों नहीं आज तुम रिलैक्स कर लो और आज के दिन सारा काम इनको ही करने दो। जसप्रीत ने कहा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा, कल के दिन मैं स्ट्राइक रख लेती हूँ, कल के दिन मैं कोई भी काम नहीं करूंगी और सारा काम मैं बच्चों पे और उनके पापा पे छोड़ दूंगी। चलिए देखते हैं ऐसा करने पे अगले दिन क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, अगले दिन सुबह उसके पापा जो है वो बोल रहे हैं अरे देखो टाइम कितना हो गया है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, क्या बच्चे तैयार हुए या नहीं। तो जसवीर कह रही है मैं कैसे जान सकती हूँ, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, याद करो। और हाँ, मंगला जो है वो भी आज छुट्टी पे गई हुई है, इसलिए बहुत सारा काम आपको ही देखना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में बच्चों की स्कूल की जो गाड़ी है उसका हॉर्न बजता है। अरे अरे ये क्या हुआ, बच्चों की गाड़ी आ गई, लगता है बच्चों को आज मुझे ही ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे तो अभी तैयार नहीं हुए। अब उनके फादर जो है उनसे जल्दी करने को कहते हैं कि बेटा जल्दी करो। फिर उनकी मदर उनको याद दिलाती है कि बच्चों की लंच बॉक्स कहाँ है। तो उनके फादर कहते हैं कि अरे उनके बारे में तो मैं भूल गया, कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, आज कैंटीन से तुम कुछ खा लेना। तो बच्चे कहते हैं माँ ने हमें कुछ पैसे दे दिए हैं, उससे हम लोग कुछ ना कुछ खा लेंगे। शाम को 6 बजे जब सब लोग वापस लौटते हैं तो मिस्टर सिंह जो है वो काफी थके हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं आज बहुत थक चुका हूँ, क्या मुझे एक चाय मिलेगी। अरे मैं तो भूल गया था, आज तुम स्ट्राइक पे हो, मुझे सारा काम अपने आप करना होगा। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो अरे क्या हुआ, हमारे घर में क्या कोई भूकंप आया था। जब वो सुबह यहाँ से गए थे तो जिन चीजों को उन्होंने जहाँ छोड़ा था वो सारी चीजें वहां की वहीं रखी हुई थी और पूरे घर में अव्यवस्था फैली हुई थी। मिस्टर सिंह हरमीत से पूछ रहे हैं कि चाय कहाँ रखी हुई है। अब यहाँ पे जो है बच्चों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि वास्तव में मिसेज सिंह जो है वो घर में बहुत सारा काम करती है। मिसेज सिंह जो है वो ये कह रही है कि अभी तो इनको ये नहीं पता है कि आज रात को डिनर पे चाचा जी और चाची जी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हम लोग समझ पा रहे हैं कि मिसेज सिंह जो है घर में इतना काम कर रही है कि वो सारी चीजों को मैनेज कर रही है, परंतु उनके काम को वैल्यू नहीं दी जा रही है। वैल्यूइंग हाउसवर्क, हरमीत की फैमिली ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जसप्रीत जो घर में काम कर रही है वो कोई काम है। ये उनको एक बहुत साधारण काम लग रहा था। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो हाउस वर्क या केयर गिविंग टास्क और परिवार की देखभाल करना, खास तौर पे बच्चों की या बूढ़ों की या बीमार लोगों की देखभाल करना, ये कोई विशेष काम नहीं समझे जाते हैं। और ऐसा समझा जाता है कि घर में औरतें इन्हें बहुत आसानी से कर लेती है और इनको कोई खास काम का दर्जा नहीं दिया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है ये काम तो स्वाभाविक रूप से महिलाएं कर लेती है और इसके बदले में उन्हें किसी प्रकार का पेमेंट भी नहीं मिलता है। इसी कारण से सोसाइटी जो है इस काम को बहुत छोटा समझती है, जबकि ये काम बहुत ही मुश्किल है। ये काम जिस प्रकार से पुरुष अपने ऑफिस में काम करते हैं उसके बराबर है। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, अब हम लोग जो घर में काम करते हैं वर्कर्स, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे।
इस स्टोरी में आपने पढ़ लिया कि हरमीत की जो मदर है वो केवल एक महिला नहीं थी जो घर का काम करती थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर का बहुत सारा काम करती है। और इसी के साथ साथ में उस घर में मंगला जो है, जो कि उनकी डोमेस्टिक हेल्पर है, वो भी घर में काफी काम करवाती है। इसी प्रकार के बहुत सारे घर हमें हमारे टाउन्स और सिटीज में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं। वो बहुत सारा काम करते हैं, जैसे स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स और डिशेस, कुकिंग, और छोटे बच्चों को टेक केयर करना आदि काम वो करते हैं। इसी के साथ में बड़े बूढ़ों का भी वो देखभाल करते हैं। मैक्सिमम जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो वुमेन होते हैं। कई बार छोटे लड़के और लड़कियां भी इस काम में लगे हुए होते हैं। उनकी सैलरी बहुत कम होती है और उनके काम को किसी प्रकार की इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। सुबह होते ही उनका काम शुरू होता है और रात को लेट तक उनका काम चलता रहता है। इतने हार्ड वर्क के बावजूद भी उनके एम्प्लॉयर्स हैं उनमें किसी प्रकार की दया नहीं होती है और वो उनके काम को किसी प्रकार का रेस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। यही बात मेलानी, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो कहना चाहती है, जो कि दिल्ली में काम करती है। वो कहती है कि मेरा जो पहला जॉब था वो एक बहुत ही रिच फैमिली के साथ में था, जो कि 3 स्टोरी हाउस में रहते थे। और वहाँ हमारी जो मेम साहिब थी वो बहुत ही अजीब थी, जो कि हर काम के लिए चिल्लाया करती थी। मेरा काम किचन में था, जबकि 2 अन्य लड़कियां जो थी वो क्लीनिंग का काम किया करती थी। सुबह 5 बजे से हमारा काम शुरू होता था और ब्रेकफास्ट के लिए हमें केवल चाय का 1 कप और 2 ठंडी और सूखी रोटियां मिलती थी। उसके अलावा तीसरी रोटी हमें कभी भी नहीं मिलती थी। शाम के समय जब हम खाना बनाते थे तो दूसरी लड़कियां मुझसे एक्स्ट्रा रोटियां मांगा करती थी और चुपचाप मैं उनको भी एक्स्ट्रा रोटियां देती थी और मुझे भी एक्स्ट्रा रोटी लेनी पड़ती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, इसलिए सर्दियों में हमारे पैर जो है वो ठंड से सूज जाते थे और हमें मेम साहब से बहुत ज्यादा डर लगता था और वो कभी भी हम पे गुस्सा होती थी और हमें बहुत अधिक अपमानित किया करती थी। क्या हम लोग पूरे दिन मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते? क्या हमें आत्मसम्मान का कोई अधिकार नहीं है? तो आपने देखा डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ में किस प्रकार का बुरा व्यवहार किया जाता है। वास्तव में हाउस वर्क का जो काम है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, जिसमें बहुत सारा हैवी फिजिकल वर्क होता है। अगर रूरल और अर्बन एरियाज की बात करें, वुमेन्स और गर्ल्स जो है उन्हें दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है और उन्हें भारी भारी लकड़ियां उठानी पड़ती है आग जलाने के लिए। उसी के साथ साथ में कपड़े धोना, सफाई करना, पोछा लगाना और भारी वजन उठाना, और उसी के साथ में बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, बहुत सारे इस प्रकार के काम होते हैं। और कई काम ऐसे होते हैं जिनमें उन्हें काफी समय तक के लिए खड़ा रहना पड़ता है और इन काम के कारण से ये वर्किंग वुमेन जो है वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं और उन्हें भी आराम की आवश्यकता होती है, परंतु उनके काम को कोई विशेष सम्मान या इज्जत नहीं दी जाती है और ना ही उनके काम को कोई वैल्यू दी जाती है। अगर हम दूसरा नजरिया देखें हाउस वर्क और केयर गिविंग का, जिसे हम लोग अपने सामने देखते हैं, तो हाउस वर्क वो काम है जो महिलाएं साधारणतः अपने घर के लिए काम करती हैं। अगर तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि महिलाएं जो है इस काम में पुरुषों से अधिक समय दे रही है, बल्कि उन्हें सम्मान भी कम मिल रहा है। यहाँ पे सामने दी गई टेबल में आप देख सकते हो हरियाणा और तमिलनाडु का एग्जाम्पल के रूप में कि यहाँ पे कितने समय महिलाएं काम कर रही है और कितने समय पुरुष काम कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं को अधिक काम करने के बावजूद किसी प्रकार का सम्मान या किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है, जबकि पुरुष जो है उन्हें सम्मान और पैसा दोनों मिलता है। तो हमें सोसाइटी में इस प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है।
वुमेन्स वर्क एंड इक्विलिटी। अब महिलाओं के काम और इक्विलिटी के बारे में, समानता के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि वुमेन्स का जो हाउस होल्ड वर्क है और केयर टेकिंग का जो वर्क है, उसे बिल्कुल लो वैल्यू का काम माना जाता है, और ऐसा माना जाता है ये तो घरेलू काम है जिसे कोई भी कर सकता है। वास्तव में हमारे समाज में मैन और वुमेन में बहुत बड़ी असमानता रखी जाती है। इसी के कारण से महिलाओं को घर का काम सौंप दिया जाता है और पुरुषों को बाहर का काम। इस मामले को न केवल सोसाइटी को और सभी परिवारों के साथ साथ में गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी को इक्वलिटी होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेल हो या फीमेल सभी को बिना किसी भेदभाव के एक समान मानता है, और ऐसा होना भी चाहिए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है इस बात को साबित करने के लिए कि पुरुष और महिलाओं में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो। गवर्नमेंट ये समझती है कि चाइल्ड केयर और हाउस वर्क का जो काम है वो महिलाओं और लड़कियों पर आ जाता है। इसी कारण से लड़कियां जो स्कूल में कर सकती है उस पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी से तय होता है कि महिलाएं बाहर काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, या वो किस प्रकार का जॉब कर सकती है, या किस प्रकार का करियर वो अपना सकती है। गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो हमारी कंट्री के कई विलेजेस में खोल दिए हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा भी कानून बना दिया है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज्यादा महिलाएं काम करती हो, वहां पे क्रेचे फैसिलिटीज हो, जहाँ पे छोटे बच्चों की देखभाल की सुविधा हो। अगर ऐसा होगा तो महिलाएं आसानी से बाहर काम कर पाएंगी और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अधिकतम गर्ल्स जो है वो स्कूल को भी अटेंड कर पाएंगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए, बाकी सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।